यस, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी पर बात किए थे और जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी पर बात किए थे। हमने आपसे बताया था कि जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी का जो जीन होता है वो कहाँ बैठा होता है, वो न्यूक्लियर क्रोमोसोम पर होता है, यानी कि मेन क्रोमोसोम पर होता है जो न्यूक्लियस में है। ठीक। दूसरा हमने आपको बताया था साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, इसका जो जीन था ये साइटोप्लाज्म में था। ठीक। अब तीसरी कंडीशन ये है कि मेल स्टेरिलिटी को कंट्रोल करने के लिए दो प्रकार के जीन हैं, एक तो न्यूक्लियस में है और दूसरा साइटोप्लाज्म में। जब ये दोनों जीन एक साथ काम कर रहे हैं तो इस प्रकार की मेल स्टेरिलिटी को हम क्या नाम देते हैं, इसको साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी कहते हैं। स्टेरिलिटी का जो जीन यहां पर है, यहां पर भी साइटोप्लाज्म में ही है। द जीन फॉर द स्टेरिलिटी इज एस, और इसके दो वेरिएंट्स हैं, कैपिटल एस एंड स्मॉल एस। ठीक है। द रीस्टोरर जीन, the restorer gene that restores the fertility of the male gamete is, ये F है और इसके यहाँ पर दो वेरिएंट्स हैं, डोमिनेंट एलील एंड रेसेसिव एलील। स्टेरिलिटी का जो ये फैक्टर है, होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन जब होता है तभी वो स्टेराइल होता है। अगर हम इस केस को देखें, यहां पर न्यूक्लियस में जो जीन है वो फर्टिलिटी का जीन है, परंतु ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। और साइटोप्लाज्म में जो जीन है ये दोनों जो है रेसेसिव हैं, स्टेराइलिटी के लिए हैं। ठीक। और न्यूक्लियस में जो जीन है वो कौन है, वो फर्टिलिटी के लिए है। ये फर्टिलिटी को रीस्टोर करता है, इसलिए इसको रीस्टोरर जीन कहा जाता है। ठीक। इस केस में अगर हम इसका फिनोटाइप बताना चाहें तो क्या बताएंगे, इसका मेल फर्टाइल होगा या स्टेराइल होगा। देखिए कंडीशन देखिए ध्यान से, भले ही यहां पर स्टेराइलिटी के जीन होमोजाइगस कंडीशन में है, परंतु न्यूक्लियस में एक फर्टिलिटी को गेन करने वाला जीन बैठा हुआ है, इसलिए इसका जो मेल होगा वो क्या होगा, मेल इज फर्टाइल। इसका मेल स्टेराइल नहीं होगा। ठीक। क्योंकि न्यूक्लियस में बैठा हुआ जो रीस्टोरर जीन है वो यहां पर स्टेराइलिटी को गेन कर रहा है, फर्टिलिटी को, स्टेराइलिटी को रोक रहा है। तो यहां पर चूंकि दोनों का रोल है, स्टेराइलिटी का जीन जो कि साइटोप्लाज्म में है और रीस्टोरर जीन जो कि न्यूक्लियस में है, तो इस प्रकार से इसको साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी कहेंगे। यहां पर जेनेटिक मतलब न्यूक्लियस का भी रोल है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर एक डोमिनेंट एलील एफ है, ठीक, जो कि फर्टिलिटी के लिए जिम्मेदार है। अब स्टेरिलिटी भले ही होमोजाइगस कंडीशन में स्टेराइल वाला जीन है, यानी कि इसको स्टेराइल होना चाहिए था, लेकिन कैपिटल एफ जो है, जो डोमिनेंट एलील है, इसने इसकी स्टेरिलिटी को रोक कर इसे फर्टाइल बना दिया। इस प्रकार से ये मेल फर्टाइल हो गया। ठीक। दूसरा केस अगर हम देखें, सपोज करो कि ये है, इसके साइटोप्लाज्म में जो रीस्टोरर जीन है ये होमोजाइगस रेसेसिव है। नाउ व्हाट विल बी द फिनोटाइप ऑफ दिस कैंडिडेट, तो यहां पर जो मेल होगा ये कैसा हो जाएगा, मेल इसका जो होगा ये स्टेराइल हो जाएगा। इसका जो मेल है स्टेराइल हो जाएगा। तीसरी कंडीशन जो दिखाई गई है यहां पर,
वो ये है, ऐसी कंडीशन दिखाई गई है। अब यहां पर क्या होगा, इसमें अगर देखें तो फर्टिलिटी को रीस्टोर करने वाला जीन नहीं है, लेकिन स्टेराइलिटी को मेंटेन करने वाला भी होमोजाइगस रेसिसिव नहीं है। तो यहां पर इसका मेल क्या होगा, स्टेराइल नहीं होगा। स्टेराइल तो तब होता जब ये वाली कंडीशन होती। अगर दोनों होमोजाइगस रेसिसिव हैं तो वो स्टेराइल हो गया। लेकिन जैसे यहां पर है स्टेराइल होना चाहिए था, लेकिन फिर न्यूक्लियस में फर्टिलिटी रीस्टोर करने वाला जीन है। इनमें क्या है, फर्टिलिटी रीस्टोर करने वाला जीन नहीं है और स्टेराइलिटी को मेंटेन करने वाले जो जीन है वो दोनों होमोजाइगस में है। तो यहां पर इफेक्ट क्या आ जाती है, ये मेल स्टेराइल हो गया। इस वाले केस में देखेंगे तो न्यूक्लियस में रीस्टोरर जीन जो है नहीं है, लेकिन वो कैसा है, वो होमोजाइगस रेसिसिव है, तो इफेक्टलेस होगा। और यहां पर क्या स्थिति है कि एक कैपिटल एक स्मॉल एस है, तो अगर ये भी दोनों स्मॉल एस होते तो ये कैसा हो जाता, इस जैसा हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इसका मेल क्या होगा, फर्टाइल होगा। रीस्टोरर सामान्य केस में न्यूट्रल है। रीस्टोरर तभी जब वो जीन उसको फर्टाइल से स्टेराइल करने जाए, तो फिर अगर वो उपलब्ध है तो अपना इफेक्ट दिखाएगा, ये है, वो उसको रोक देगा। रीस्टोर कब होता है, कोई चीज जब गायब होगी तभी तो अपीयर कराएंगे उसको। भाई कोई कैरेक्टर गायब हो गया, अब उस कैरेक्टर को रीगेन करना है, तो जो रीगेन करेगा, तो रीगेन का काम कब होता है, बाद में या पहले, बस। तो ये चीज है, आप समझ गए होंगे। तो 3 प्रकार की स्टेरालिटी है ये। जेनेटिक मेल स्टेरालिटी मैंने बता दिया, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरालिटी ये भी बता दिया, और साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरालिटी ये भी बता दिया। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने मैटरनल इफेक्ट देखा था, ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है, राइट। अब हम चर्चा करेंगे कि कुछ और ऐसे हैं जो एंडोसिम्बायोन्ट्स के रूप में होते हैं। अब ये एंडोसिम्बायोन्ट्स कौन से होते हैं और उनका रोल क्या होता है, तो चलिए और जरा हम देखते हैं। एक डिस्कशन हम करने चल रहे हैं कि ये एंडोसिम्बायोन्ट्स कौन होते हैं। ये मिटा दें सारा, एंडोसिम्बायोन्ट्स कौन है ये। जब हम यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया को देखते हैं, सपोज करो कि एक सेल है, एंडोसिम्बायोन्ट्स की बात कर रहे हैं। एंडोसिम्बायोन्ट्स ये हैं कौन, इतना तो आपको पता है कि जो सिम्बायोन्ट्स होते हैं ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो म्यूचुअलिज्म शो करते हैं और ये प्लस प्लस इंटरेक्शन शो करते हैं। सिम्बायोसिस का मतलब समझ रहे हैं, सिम्बायोसिस का मतलब ये हो गया प्लस प्लस इंटरेक्शन। अब ये प्लस प्लस इंटरेक्शन का मतलब ये हो गया कि इट इज द म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिजम्स, 2 ऑर्गेनिजम्स गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। ये सर्वमंगलकारी रिलेशनशिप है, दोनों के लिए मंगल करता है, तुम्हारा भी भला और मेरा भी भला। तो सिम्बायोन्ट्स में जैसे आपने माइकोराइजा पढ़ा है, माइकोराइजा में क्या होता है, हायर प्लांट्स के रूट्स और फंजाई के बीच में क्या होता है, एक रिलेशनशिप बनता है, तो उसको हम माइकोराइजा कहते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ माइकोराइजा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक पार्टनर है फंजाई। फंजाई आपको मालूम है कि हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, तो ये अपना भोजन स्वयं बना नहीं सकता क्योंकि इसके पास पिगमेंट नहीं है, तो इस प्लांट के एसोसिएशन में रहता है, बदले में उसको भोजन मिलता है। और प्लांट इससे क्या प्राप्त करता है, तो फंजाई जो होता है वो पोरोसिटी मेंटेन करता है सॉइल की एंड अवेल्स द वाटर एंड मिनरल एंड ऑक्सीजन टू हायर प्लांट, जिसके साथ इसका रिलेशनशिप होता है। ठीक इसी प्रकार से और तमाम ढेर सारे आपने सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पढ़े होंगे। हाँ, लाइकेन जैसे है, एल्गी का और फंजाई का रिलेशनशिप है, ये लाइकेन हो गया। ठीक, तो इस तरह से ऐसे भी कुछ और सिम्बायोन्ट्स के रिलेशनशिप हैं, उनमें से एक है एंडोसिम्बायोन्ट। जरा इन पर चर्चा करनी है। अगर आप बैक्टीरिया की बात करें, एक तरफ आप बैक्टीरियल सेल ले लें, सपोज दैट दिस वन इज द बैक्टीरियल सेल, तो यू नो दैट अ स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड हियर दैट इज नोन एज मीजोसोम। इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, इट इज द मीजोसोम इन बैक्टीरिया, यू नो। और ये इनका सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए है, और इसमें ये क्या है, इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या है, सर्कुलर
डबल स्ट्रैंड डीएनए है। और इसके अतिरिक्त यहां पर जो है ये स्ट्रक्चर बनता है एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज पॉलीराइबोसोम। क्योंकि पॉलीराइबोसोम है क्या चीज? हम अगर देखें कि पॉलीराइबोसोम क्या है, तो ये जो धागा जो बीच में है आप देख रहे हैं, दिस वन 5 प्राइम 3 प्राइम, दिस इज नोन एज द मैसेंजर आरएनए, दिस वन इज mRNA। और ये जो राइबोसोम्स लगे हुए हैं ये कौन है? ये राइबोसोम्स है। कौन से राइबोसोम है ये? राइबोसोम्स, वो भी 70S टाइप। इनका जो सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट है, आप सभी लोग जान रहे होंगे कि यहां पर S क्या है, इट इज द स्विसबर्ग यूनिट। सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है 70S एंड द सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट इज डिपेंडेंट ऑन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द पर्टिकुलर कंपाउंड। तो यहां पर जो राइबोसोम है तो ये केमिकल कंपाउंड, राइबोसोम क्या है? एक प्रकार का कंपाउंड है। व्हाट डू मीन बाय राइबोसोम? इट इज मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड। कौन सा राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है? राइबोसोमल आरएनए, और प्लस प्रोटीन का बना हुआ कंपोनेंट होता है। तो राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन का बना हुआ जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? राइबोसोम बोल रहे हैं। इसका मॉलिक्यूलर मास के रिस्पेक्ट में सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट निकलता है। ठीक है, ये पढ़े होंगे, इस पर अलग से चर्चा करने की हमें जरूरत नहीं है। तो यहां पर क्या होता है कि ये 70S टाइप के राइबोसोम्स एक नहीं बल्कि कई एट हायर कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयंस get integrated in linear fashion along the axis of messenger RNA, and this complete structure is known as polyribosome. In short, it is also known as polysome. polyribosome कहिए या फिर इसी को polysome कहिए। यहाँ लिखा गया है ना polyribosome means more than one ribosomes get united along the messenger RNA to give the structure what is called as polyribosome or polysome, इसको हम कहते हैं। ठीक, अब यहां पर अगर देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी क्या नाम है, ये बैक्टीरिया में ये मेम्ब्रेन है। बैक्टीरिया मेम्ब्रेन की इन फोल्डिंग से मीजोसोम बना हुआ है, और मीजोसोम के फंक्शन के बारे में ये बताया गया है कि ये बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, डीएनए के सेपरेशन में, क्रोमेटिन के डिवीजन में ये हेल्प करता है, डीएनए की सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, प्लस इट इज बिलीव्ड दैट the mesosome has some respiratory enzymes that help in the process of respiration, right? हम यहां पर इसके इस फंक्शन को रेस्पिरेशन से जोड़कर देख रहे हैं। ना तो हम मेम्ब्रेन फॉर्मेशन की बात करते हैं, ना ही हम डीएनए के डिवीजन की बात कर रहे हैं, रेप्लिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं। हम केवल बात कर रहे हैं इसका मेसोसोम का रोल कि ये रेस्पिरेटरी फंक्शन है इसका। नाउ कीप द माइटोकॉन्ड्रिया जस्ट पैरेलल टू इट। अगर हम यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया को रखें जो कि हमारी यूकैरियोटिक सेल के अंदर स्थित है, तो आपको यह पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड करती है ऐसे। ये जो इनफोल्डिंग होती है इनर मेम्ब्रेन की, और ये इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स जो डेवलप हो रहे हैं, इनको हम नाम क्या देते हैं? हम इन्हें क्रिस्टी कहते हैं। एंड दिस वन इज द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, यू नो, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है ये, इनर mitochondrial membrane है this one is the inner mitochondrial membrane, right? And this one is the matrix of mitochondria. You can see here, this one is the matrix, and you know that in matrix the same structure exists here. यहां पर भी सेम स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। कौन सा स्ट्रक्चर? पॉलीराइबोसोम। यहां के जो राइबोसोम्स हैं वो कैसे हैं? वो 70S टाइप के राइबोसोम है, एंड दिस वन इज द मैसेंजर आरएनए, यू नो। तो सेम स्ट्रक्चर जो यहां पर बन रहा है, हम इसे क्या बोलेंगे? पॉलीराइबोसोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉलीसोम बोलेंगे। ठीक, अब आपको पता है कि क्रिस्टी पर F1 F0 कॉम्प्लेक्स होता है जिनको ऑक्सीसोम कहा जाता है, and it is involved in respiratory pathway, means in electron transport system to synthesize adenosine triphosphate. What is the role of Christy? To generate the adenosine triphosphate.
and same kind of role played by the mesosome here. It is also respiratory in function. Now compare these two structures, one that is the mitochondria and other this one. Inside the mitochondria, the circular double stranded DNA also found as it was found in case of, यहां पर भी वही है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए विदाउट हिस्टोन, इसके साथ हिस्टोन नहीं है, ठीक, यहां पर हिस्टोन्स नहीं है। और इसी प्रकार से ये सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए है विदाउट हिस्टोन्स, ठीक है। अब आप कहेंगे साहब इसमें जेनेटिक्स कहां इन्वॉल्व हो रही है, आप तो दोनों बैक्टीरिया और माइटोकॉन्ड्रिया हमको पढ़ाने लगे, इसका साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस से क्या लेना देना है? तो हम बात कर रहे हैं कि इसका लेना देना है, ये इंपॉर्टेंट है और आपको जानना चाहिए। व्हेन यू कंपेयर दीज टू स्ट्रक्चर्स, द माइटोकॉन्ड्रिया एंड बैक्टीरिया, यू विल फाइंड हियर दैट देयर इज सम डिग्री ऑफ सिमिलरिटी एट ग्रेट लेवल। अगर हम देखें यहां पर तो सिमिलरिटी है और ज्यादा सिमिलरिटी है। बैक्टीरिया में जो मेम्ब्रेन है दैट इज आल्सो मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन, एंड द मेम्ब्रेन इन माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। जो सिमिलरिटी आ रही उनको जरा मेंशन करें दोनों में, इन बोथ, अगर दोनों की बात करें, इन बोथ द बैक्टीरिया एंड व्हाट, इन बैक्टीरिया एंड माइटोकॉन्ड्रिया। अब अगर हम बात करें तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो कैसी है? द सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन्स हैव पोरीन चैनल्स, पोरीन्स बनते हैं। ये पोरीन्स कुछ खास प्रकार के चैनल्स होते हैं जो बैक्टीरियल मेम्ब्रेन पर भी होते हैं और माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर भी हैं। तो विशेष प्रकार के प्रोटीन मेड चैनल्स, दीज आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एज वेल एज ऑन द बैक्टीरियल मेम्ब्रेन। ये पोरीन्स होते हैं, विशेष प्रकार के प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन के लिए होते हैं। दूसरी जो सिमिलरिटी यहां पर दिख रही है वो मेम्ब्रेन इन फोल्डिंग की है। मेम्ब्रेन इन फोल्डिंग दोनों में है, ये दोनों में है। मीजोसोम इन बैक्टीरिया एंड क्रिस्टी इन माइटोकॉन्ड्रिया, और दोनों का रोल रेस्पिरेशन में है। तो ये भी एक प्रकार की सिमिलरिटी है। तीसरी सिमिलरिटी जो है वो राइबोसोम की दिखाई दे रही है आपको। 70S राइबोसोम्स इन बोथ, 70S राइबोसोम्स इन बोथ फॉर्म पॉलीसोम। क्या बनाएंगे? दोनों में ये पॉलीसोम बनाते हैं। और अगली जो सिमिलरिटी वो ये है कि सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए इन बोथ विदाउट हिस्टोन्स। इतने लेवल पर यहां सिमिलरिटी देखने को मिल रही है, इतने लेवल पर सिमिलरिटी देखने को मिल रही है आपको। सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए इन बोथ विदाउट हिस्टोन, ये सारी सिमिलरिटी है। अब
इतनी सिमिलरिटी के बाद ऐसा माना जा सकता है कि बैक्टीरिया से माइटोकॉन्ड्रिया की नजदीकी है। अब इसका हमारे से क्या लेना देना है? तो कहते हैं कि जो बैक्टीरिया की ओरिजिन हम समझाते हैं तो इनमें से एक ये भी है कि ऐसा हो सकता है कि यूकैरियोटिक सेल जो कि फाइगोसाइटोसिस कर रही हो, उसने बैक्टीरिया को निगल लिया हो। अब बैक्टीरिया यूकैरियोटिक सेल के अंदर आ गए एंड started acting like the mitochondria and become the endosymbiont। एक बायोजेनेसिस माइटोकॉन्ड्रिया की ये है कि चूंकि इनके पास डीएनए है, तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल माइटोकॉन्ड्रिया हैज द एबिलिटी टू रेप्लिकेट। नो डाउट दिस थ्योरी इज करेक्ट, बट वन अदर थ्योरी इज आल्सो एक्सेप्टेड हियर दैट it might be possible that some phagocytic cells engulf the bacteria and that bacteria after entering the cell start acting just like mitochondria। ऐसा हो सकता है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं ये किस तरीके से काम कर रहे हैं? एक एंडोसिम्बायोन्ट की तरह से। एक मतलब पैरेललिज्म है यहां पर कि माइटोकॉन्ड्रिया की ओरिजिन को समझाया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है कि जैसे हमारे अंदर यूकैरियोटिक सेल में जो बैक्टीरिया है, तो ये कभी किसी बैक्टीरिया को खा लिया होगा। अब इसके बाद क्या होगा कि वो बैक्टीरिया अंदर डाइजेस्ट तो नहीं हुआ, लेकिन वो माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में रोल प्ले करने लगा और आगे से चूंकि डीएनए इसके पास है तो ये प्रोलिफरेट कर लिया। एक तो थ्योरी माइटोकॉन्ड्रिया इन दोनों की सिमिलरिटी का है। अब इसी प्रकार के कुछ केसेज देखने को मिले हैं, इस प्रकार के कुछ केसेज देखने को मिले हैं। इनमें से पहला केस ड्रोसोफिला में कार्बन डाइऑक्साइड सेंसिटिविटी का है। किस चीज का है? कार्बन डाइऑक्साइड सेंसिटिविटी का है, और उसने एनगल्फ कर लिया था एक वायरस को। ठीक है, ये तो हमने माइटोकॉन्ड्रियल ओरिजिन आपको समझाया कि जो एंडोसिम्बायोसिस का जो फैक्ट है वो यहां पर निकल के आ रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया की पहली ओरिजिन कुछ इसी प्रकार हुई होगी कि बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लिया होगा और वो बैक्टीरिया यहां पर एक एंडोसिम्बायोन्ट की तरह रहने लगा। ये तो हमने आपको ये समझाया। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इन विच द एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी हैज बीन कंसिडर्ड फॉर द ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन यूकैरियोटिक सेल, राइट। अब दूसरा केस जो यहां पर देखने को मिल रहा है वो कौन सा है? इसी प्रकार के एंडोसिम्बायोन्ट्स देखने को मिल रहे हैं किसमें? इन केस ऑफ ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला में दो प्रकार के स्ट्रेन होते हैं, ये मिटा दें। ड्रोसोफिला में दो प्रकार के स्ट्रेन होते हैं, कौन कौन से? एक ड्रोसोफिला वो होता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ज्यादा सेंसिटिव नहीं है, CO2 सेंसिटिविटी इन ड्रोसोफिला। देखिए जरा, कार्बन डाइऑक्साइड सेंसिटिविटी इन ड्रोसोफिला। कार्बन डाइऑक्साइड सेंसिटिविटी इन ड्रोसोफिला। और इस पर पूछा जाता है सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर, हालांकि ये उतना पॉपुलर नहीं है, ये तो CSIR के क्वेश्चंस हैं, तो मान लेते हैं कि कभी दिमाग उनका पहुंच जाए और यहां तक सवाल पूछें तो इसको आप जाने रहिए। सिग्मा फैक्टर, ऐसे एक लाइन में पूछ लेंगे कि ड्रोसोफिला में कार्बन डाइऑक्साइड की सेंसिटिविटी के लिए कौन जिम्मेदार है, तो आपको लिखना है सिग्मा फैक्टर। बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा इसकी चर्चा करनी जरूरी है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है। अगर इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए तो इनमें से ड्रोसोफिला के कुछ खास जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपनी पीठ के बल उल्टे हो जाते हैं, पलट जाते हैं, अपना हाथ पैर भी नहीं चलाते और अनकॉन्शियस हो जाते हैं। इसी को कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड सेंसिटिविटी। ये ड्रोसोफिला में होता है। किस में होता है? ड्रोसोफिला में होता है। तो इसमें क्या है? दो स्ट्रेन होता है ड्रोसोफिला का। इनमें से एक स्ट्रेन ऐसा है, वन कैन सर्वाइव इन द मीडियम कंटेनिंग द मोर कार्बन डाइऑक्साइड। अगर किसी माध्यम में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो ड्रोसोफिला की एक प्रजाति ऐसी है जो कि यहां पर आराम से सर्वाइव कर लेगी।
ये क्या है? रेजिस्टेंट टू कार्बन डाइऑक्साइड एक्शन। ये रेजिस्टेंट है किस चीज के लिए? तो ड्रोसोफिला की ये जो प्रजाति है ये क्या है? रेजिस्टेंट है टू हाई CO2, और यहां पर किसी भी प्रकार की इंजरी इसकी बॉडी में नहीं होती। किस केस में? ड्रोसोफिला की एक प्रजाति में। कार्बन डाइऑक्साइड की इस प्रजाति में ड्रोसोफिला की इस प्रजाति में CO2 के प्रति सेंसिटिविटी उतनी नहीं है जितना कि सेंसिटिव प्रजाति में है। अदर जो दूसरा है वो क्या होगा? अदर बिकम अनकॉन्शियस in medium with high concentration of carbon dioxide. This case is known as carbon dioxide sensitivity. In ड्रोसोफिला। तो इसमें क्या होता है कि ड्रोसोफिला अपने पीठ के बल पलट जाती है। दोनों अपने जो पैर हैं वो कितने पैर होंगे? 3 पेयर्स। ये ऊपर कर लेगी और मूव नहीं करेगी बिल्कुल। तो इसको अनकॉन्शियस स्टेज, उसकी बेहोश हो जाएगी कहते हैं, हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन पर। तो ये जो सेंसिटिविटी है, ऐसा पाया गया है कि इनकी बॉडी में, इनकी सेल्स में खास प्रकार के वायरस होते हैं और ये वायरस सिग्मा पार्टिकल्स कहलाते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि इसका कारण क्या है? द काज ऑफ दिस सेंसिटिविटी for CO2 in Drosophila is the virus known as sigma particle. यह एक प्रकार का वायरस है जिसका इन्फेक्शन ड्रोसोफिला में हुआ है, और जिस ड्रोसोफिला में सिग्मा वायरस का इन्फेक्शन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सेंसिटिव हो जाएगी, और जिसमें नहीं है तो वो हाई कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड के मीडियम में भी टॉलरेट कर जाएगी, लेकिन इसका सर्वाइवल संभव नहीं होगा, जो अनकॉन्शियस स्टेट में चली जाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का मीडियम में कंसंट्रेशन बढ़ गया है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं, इस केस को कार्बन डाइऑक्साइड सेंसिटिविटी बोलते हैं इन ड्रोसोफिला। तो आपसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस पर ज़्यादा स्ट्रेस डालने की जरूरत नहीं है, कि ड्रोसोफिला में अगर सिग्मा पार्टिकल नाम के एक वायरस का इन्फेक्शन अगर हुआ हो तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन मीडियम में ज़्यादा होने से ये क्या हो जाएगी? ये अनकॉन्शियस हो जाएगी। बात समझ में आ गया? दूसरा अगला जो केस है वो पैरामीशियम का है। किसका है? पैरामीशियम का है, कप्पा पार्टिकल का। नाउ कम टू सी द केस ऑफ पैरामीशियम। पैरामीशियम नेक्स्ट। आरेलिया इसकी प्रजाति है, पैरामीशियम आरेलिया।
पैरामीशियम